हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज हम आपका जो नया एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी ठोस का हम घनत्व निकालें। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रकार के ठोस होंगे जिनका हम यहाँ पे घनत्व निकालें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी जो ठोस है उसका घनत्व हम यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। To determine the density of solid which is denser than water by using a simple balance and a measuring cylinder. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉलिड यानी ठोस की डेंसिटी निकालनी है, ठोस का घनत्व निकालना है। और किसके माध्यम से? स्प्रिंग बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर के माध्यम से। तो स्प्रिंग बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर के माध्यम से हम यहाँ पे सॉलिड की यानी ठोस का घनत्व निकालेंगे। थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में हम बात करते हैं मैटर। मैटर क्या होता है, ठीक है। मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को हम जानें। सबसे पहले अगर हम बात करें मास की, तो मास क्या होता है, जिसे आप द्रव्यमान कहते हैं, कि कोई भी वस्तु में कितना मैटर है, कितना उसमें मैटर है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मास। अब हर एक मैटर की दो चीजें होती है, एक मास और वॉल्यूम। मास जैसे कि आप समझ चुके हैं क्या होता है, कितना मैटर किसी भी बॉडी में है, किसी भी वस्तु में कितना मैटर है, यही आपका मास होता है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का अर्थ है कि कोई भी वस्तु कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे जब हम स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या दर्शाता है कि कोई भी वस्तु कितना स्पेस, कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो सारी की सारी जो बॉडीज होती है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, यानी आयतन भी होता है। और ये क्या है, ये एक वस्तु की प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है। अगर हम मास और वॉल्यूम की बात करें तो अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसमें अलग अलग जो है आपके मास और वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान को आप ग्राम, किलोग्राम में मेजर करते हैं, लीटर, ठीक है, मीटर क्यूब या गैलन में भी इसे मेजर किया जाता है। ग्राम और किलोग्राम में आप मास को मेजर करते हैं और लीटर, मीटर क्यूब, गैलन में आप किसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, यानी आयतन को मापते हैं। तो ये कुछ इसकी यूनिट्स हो गई, ठीक है। ऑल मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम, यानी सारे जो मैटर होते हैं उसमें मास और वॉल्यूम दोनों होता है। मास and volume are the physical properties of matter and may varies with different object. The amount of matter contained in an object is called mass. अब अगर मास और वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या है, मैटर की यानी पदार्थ की क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और इन्हीं जो है ये प्रॉपर्टीज होती है, और कितना अगर किसी भी वस्तु में मैटर है, यही मास को दर्शाता है। इट मेजर इज यूजुअली गिवन इन ग्राम, किलोग्राम। इसका जो मेजर है, इसका जो माप है, वो ग्राम, किलोग्राम में दर्शाया जाता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो है आयतन की बात करें, तो आयतन क्या है, किसी भी वस्तु के द्वारा कितना स्पेस, कितनी जगह घेरी जा रही है, यही आपका वॉल्यूम कहलाता है। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इंक्लूड्स लीटर, मीटर क्यूब, गैलन। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो उसकी जो यूनिट्स हैं वो है लीटर है, मीटर क्यूब है और गैलन, ठीक है। कंसीडर टू डिफरेंट सब्सटेंस सच एज आयरन एंड कॉटन ऑफ सेम मास। यानी हमने क्या किया, दो वस्तुएं ली, ठीक है,
दो अलग अलग वस्तुएं ली, एक लोहे की वस्तु और एक कॉटन की यानी रुई की वस्तु। दोनों का जो मास है, जो उसका द्रव्यमान है, वो 1 किलोग्राम है। इट इज ऑब्जर्व दैट आयरन विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू कॉटन। ये देखा गया है कि जो आयरन है, जो लोहा है, वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कॉटन के कंपैरिजन में, रुई के कंपैरिजन में। दिस इज ड्यू टू देयर डिफरेंसेस इन डेंसिटी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटी है, उसमें क्या है, फर्क है। डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉटन। अगर हम आयरन की या लोहे की डेंसिटी की बात करें तो उसकी डेंसिटी या घनत्व कॉटन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक, द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। यानी कोई भी यूनिट वॉल्यूम का कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो मास होता है, यानी प्रति आयतन अगर हम मास को देखते हैं तो उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, यानी पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन। ठीक है, इसे आप D बराबर m/v से भी आप इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो kg क्यूबिक मीटर होती है। जैसे कि अगर हम पानी के घनत्व की बात करें तो पानी का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से लोहे के घनत्व की बात करें तो 8500 किलोग्राम क्यूबिक मीटर इसका घनत्व होता है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। यानी ज्यादातर जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी उन्हें हीट किया जाता है, उनको ऊष्मा दी जाती है तो वो एक्सपेंड होती है, और जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बट द मास रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल केसेस। लेकिन अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो वो हमेशा एक जैसा रहता है दोनों केसेस में। The density of most of the substances decreases with increase in temperature and increases with decrease in temperature. यहाँ देखा गया है कि जो ज्यादातर सब्सटेंस होते हैं, ज्यादातर पदार्थ होते हैं, उनका जो घनत्व होता है वो टेम्परेचर के साथ कम होता है, और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो उनका घनत्व बढ़ता है। But water contracts when cooled up to 440 degrees Celsius, but expand when cooled further below 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये देखा गया है कि जो वाटर है, वाटर क्या करता है, अगर उसे हम 40 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, और अगर और ठंडा करते हैं, सॉरी, जो 40 डिग्री सेल्सियस है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर और ठंडा करते हैं, इससे नीचे और ठंडा करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। Thus the density of water is maximum at 40 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पानी होता है उसकी जो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो उसका घनत्व होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, यानी सापेक्षिक घनत्व की। तो सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? Relative density of a substance is defined as the ratio of the density of substance to the density of water at 40 डिग्री सेल्सियस। यानी ये कहा गया है कि जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो एक अनुपात है किसका, सब्सटेंस यानी जो पदार्थ है उसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी के अनुपात का। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, वो किसी भी पदार्थ का एक प्योर नंबर होता है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन वाटर। इससे हमें ये पता चलता है कि कितने टाइम्स जो है कोई भी पदार्थ जो है पानी से ज्यादा भारी है। Relative density RD of substance can be calculated by dividing density of a substance with the density of water. हम जो है किसी भी पदार्थ की जो रिलेटिव डेंसिटी है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी को आपस में डिवाइड करके। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका एग्जांपल है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन की बात करें तो डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब आयरन की अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी होती है? 8.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूनिट का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी आपकी एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, सापेक्षिक घनत्व। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम सब्सटेंस या पदार्थ की डेंसिटी की बात करें, उसके घनत्व की बात करें, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें पानी के घनत्व से, पानी की डेंसिटी से, तो हमारे पास जो है वो सब्सटेंस की या पदार्थ की डेंसिटी हमें मिल जाती है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम पदार्थ की डेंसिटी की बात करें, पदार्थ के घनत्व की बात करें, तो पदार्थ का जो घनत्व होता है वो पदार्थ के जो सापेक्षिक घनत्व है, और उसे अगर आप पानी के घनत्व से गुणा करें तो आपको जो है सब्सटेंस या पदार्थ की डेंसिटी मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है इसे हम डिस्कस करते हैं। इट इज अ डिवाइस यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी। यानी यह एक ऐसा यंत्र है, ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु की ग्रेविटेशनल मास यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान जो है उसको हम निकाल सकते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ। ठीक है, ये क्या करता है? जो हुक का नियम है इलास्टिसिटी का, उसके ऊपर ये कार्य करता है। which states that when a body is suspended from a vertical spring, the body produces extension in the length of a spring proportional to its gravitational mass. तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु को किसी स्प्रिंग पे लटकाया जाता है तो क्या होता है? वो बॉडी के उस बॉडी के जो उसका वेट है उसके कारण क्या होता है? आपका जो स्प्रिंग है वो खिंच जाता है, तो उसमें वो खिंचाव प्रोड्यूस करता है। और ये खिंचाव होता है, इसकी जो लंबाई होती है वही ग्रेविटेशनल मास को शो करती है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी उसके समानुपाती होती है। लर्निंग आउटकम। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा? आपको मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। The student will understand the concept of mass, volume, density of an object. Next, the students can calculate density of a solid heavier than water but measure its mass and volume. फिर क्या करेंगे? जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर पाएंगे? जो सॉलिड की डेंसिटी है पानी में, ठीक है, उसको वो मेजर कर पाएंगे, उसके मास और वॉल्यूम को मेजर कर पाएंगे, उसके माध्यम से आप जो है डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लर्निंग आउटकम है। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर की ओर। तो आप प्रोसीजर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है मटेरियल रिक्वायर दिया गया है, यानी किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। पहला है आपका आयरन स्टैंड, दूसरा है आपका मेजरिंग जार, ठीक है, स्टील बॉब, आयरन ब्लॉक, स्प्रिंग बैलेंस स्टोन, वुडन ब्लॉक, कॉपर लॉक। ठीक है, तो ये आपको जो है इन चीजों की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम प्रोसीजर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर जो है वो कुछ इस तरीके से है। हाउ टू मेजर द ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ सॉलिड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से किसी भी वस्तु का ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम रियल लैब में देख लेते हैं कि आप रियल लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। टेक अ मेटालिक सॉलिड ब्लॉक। सबसे पहले आप एक मेटल का, धातु का सॉलिड ब्लॉक लेंगे। टाई इट विद अ थिन स्ट्रॉन्ग थ्रेड टू हैंग इट ऑन द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। आप क्या करेंगे? इसे जो है स्प्रिंग बैलेंस के एक हुक से आप इसे बांध दें।
नोट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, आप जो है स्प्रिंग बैलेंस का जो है लीस्ट काउंट नोट करेंगे। हैंग द ब्लॉक ऑन द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, अब आप क्या करेंगे, जो स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, उसके हुक पर जो है ब्लॉक को बांध देंगे। इट इज बेटर टू हैंग द स्प्रिंग बैलेंस विद द हेल्प ऑफ एन आयरन स्टैंड और क्लैम्प स्टैंड सो दैट इट रिमेन्स स्टैटिक व्हाइल नथिंग द मास ऑफ द ब्लॉक। तो आपको क्या कहा गया है कि आप जो है जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आयरन स्टैंड की मदद से आप उसे हैंग करेंगे, ठीक है, या किसी क्लैम्प से करेंगे, ठीक है, ताकि जो आपका मास है ब्लॉक जो है वो स्टैटिक रहे, यानी वो एक जगह रहे, स्थिर रहे। कैलकुलेट carefully observe the gravitational mass of solid block and note it down। आप क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल मास को जो सॉलिड ब्लॉक है उसका जो ग्रेविटेशनल मास है उसे आप नोट करेंगे। रिपीट इट थ्राइस एंड कैलकुलेट मीन ऑफ 3 रीडिंग्स टेकन। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 बार जो है इसे कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका मीन ले लेंगे। टू परफॉर्म द सिमुलेटर, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे सिमुलेटर में परफॉर्म करेंगे। सिमुलेटर में कैसे परफॉर्म करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। नोट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का आप लीस्ट काउंट नोट करेंगे। क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द गिवन सॉलिड सच एज स्टोन, स्टील बॉल, वुडन ब्लॉक, कॉपर ब्लॉक एंड कॉपर ब्लॉक टू मेजर इट्स ग्रेविटेशनल मास। आप क्या करेंगे, किसी भी सॉलिड में आप क्लिक करेंगे, स्टोन है चाहे स्टील बॉल है, ठीक है, चाहे आपका लोहे का टुकड़ा जो अब लकड़ी का टुकड़ा है, कॉपर का लॉक है, आप इनमें से किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। Once you click it, the selected solid will be shown as hang on the spring balance। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो वो वस्तु क्या करेगी, स्प्रिंग बैलेंस पे लटक जाएगी। माउस ओवर द स्केल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, अब आप क्या करेंगे, माउस को जो है स्प्रिंग बैलेंस की स्केल पर आप जो है मूव कराएंगे। Where the red indicator points to get the readings, जहाँ पे आपका रेड इंडिकेटर है वो रीडिंग्स देगा। यू कैन ऑल्सो चेक योर रीडिंग ऑन द स्पेस गिवन, आप क्या कर सकते हैं, जो स्पेस आपको दिया गया है उस पर भी अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड, अब आपको क्या करना है, सॉलिड का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल मास इंटू 9.8 अपॉन जी, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से आप सॉलिड का ठोस का मास निकाल देंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अब हम क्या करेंगे, सॉलिड का या ठोस का वॉल्यूम निकालेंगे, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, इस फॉर्मूले से आप जो है यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अब हम रियल लैब की बात करते हैं। रियल लैब में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, टेक अ ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर ऑफ प्रॉपर साइज एंड कैपेसिटी, फिल इट विथ वाटर अप टू अ नोन वॉल्यूम लेवल मार्क। आप क्या करेंगे, ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें पानी भरेंगे। टाई द रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक, आप क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक लेंगे, उसे बांधेंगे एक स्ट्रॉन्ग धागे से और उसे पानी में आप डुबो देंगे, ठीक है। द ब्लॉक डिस्प्लेसेस वाटर एंड द वाटर लेवल राइजेस, तो क्या होगा, जो ब्लॉक है वो पानी को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और पानी का लेवल जो है वो राइज होगा। नोट द पोजीशन ऑफ वाटर लेवल कीपिंग द आई इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द लेवल टू अवॉइड एरर ड्यू टू पैरालैक्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पानी का जो लेवल है उसको आप जो है बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे, एक लेवल में अपनी आंखों को रख के उसको देखेंगे ताकि एरर ना हो। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन ऑफ द वाटर लेवल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ मेटालिक ब्लॉक इमर्स, आप क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग पोजीशन निकाल सकते हैं पानी के लेवल की, ठीक है। रिपीट इट थ्राइस एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, आप इसे 3 बार रिपीट करेंगे और इसकी जो है ऑब्जर्वेशन आप नोट करेंगे, ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। एज परफॉर्म यूजिंग द सिमुलेटर, अब हम बात करते हैं कि सिमुलेटर में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्लिक ऑन द बटन वॉल्यूम टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, आप क्या करेंगे, वॉल्यूम में क्लिक करेंगे ताकि आप सॉलिड का वॉल्यूम मेजर कर सकें। क्लिक ऑन वन ऑफ द गिवन सॉलिड टू मेजर इट्स वॉल्यूम, किसी भी एक सॉलिड में क्लिक करेंगे ताकि आप उसका आयतन निकाल सकें। नाउ माउस ओवर द सिलेंडर टू मेजर द वाटर राइज इन द सिलेंडर,
आपको क्या करना है, कर्सर को मूव कराना, ठीक है, मूव होगा ये। नाउ मूव ओवर द सिलेंडर टू मेजर द वाटर राइज, ताकि आप वाटर का राइज देख सके। यू कैन ऑल्सो चेक योर रीडिंग ऑन द स्पेस गिवन, आपको जो स्पेस दिया गया है उसमें आप रीडिंग को चेक कर सकते हैं। एंड बाय क्लिकिंग ऑन द बटन चेक, और आप चेक के बटन को क्लिक करके आप इसे चेक कर पाएंगे। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला एंड चेक योर रिजल्ट इन द रिस्पेक्टिव स्पेस। आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के माध्यम से, और फिर अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और टेबल किस तरीके से बनाएंगे। Record your observation of measurement of mass and volume in the below tables as shown। आप क्या करेंगे, जो नीचे दिए गए टेबल है वहां पे मास और वॉल्यूम लिखेंगे। पहला है टेबल 1 फॉर ग्रेविटेशनल मास ऑफ सॉलिड ब्लॉक, ठीक है। तो पहला आपको निकालना है सॉलिड ब्लॉक के लिए मास, तो सीरियल नंबर यहाँ आ जाएगा। इनिशियल रीडिंग विदाउट ब्लॉक m1, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, बगैर ब्लॉक के। फिर जो आपकी रीडिंग आई है फाइनल रीडिंग वो आ जाएंगी, ठीक है, और इनका डिफरेंस। Mean gravitational mass of the block W equals to W1 plus W2 plus W3 upon 3 equals to dash g weight, gravitational weight by spring balance, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसका मीन निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है आपकी टेबल 2, ठीक है। टेबल 2 क्या है, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, ठीक है, फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ब्लॉक। इसमें आप क्या करेंगे, सॉलिड ब्लॉक का वॉल्यूम निकालें। तो पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में इनिशियल रीडिंग विदाउट ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम लिखेंगे, बगैर ब्लॉक के वॉल्यूम, ब्लॉक के साथ जो वॉल्यूम आया है, और यहाँ पे आप सारे वॉल्यूम्स लिख देंगे। फिर मीन निकालेंगे इसका, कैसे, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देंगे। आप इसे नोट करेंगे। When the experiment is conducted in Earth as environment, the mass of the object and gravitational mass displayed on the spring balance is same। यानी जब एक्सपेरिमेंट होता है या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो इसमें जो मास है ऑब्जेक्ट का और जो आपका ग्रेविटेशनल मास है वो सेम होता है। बट व्हेन वी डू इट ऑन अनदर प्लैनेट, यानी अगर हम किसी और प्लैनेट में करें, जैसे कि मून हो गया, ठीक है, चंद्रमा में करें, चंद्रमा जो है आपका क्या है, सैटेलाइट है, मार्स में करें, जुपिटर में करें, तो क्या होता है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल मास आर डिफरेंट। तो यहाँ पे वस्तु का जो मास है और जो ग्रेविटेशनल मास है वो अलग अलग होता है। द मास displayed in the spring balance is taken as gravitational mass W। जो आपका स्प्रिंग बैलेंस में मास आपको दिखाई देता है उसे आप W लेते हैं, इसे आप ग्रेविटेशनल मास कहते हैं वस्तु का। एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला, और हम इसे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से हम इसे मेजर या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के मास की। यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी D ऑफ द गिवन सॉलिड ब्लॉक denser than water with the calculated mean mass and volume, ठीक है। तो मास को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल मास इंटू 9.8 अपॉन g, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप जो है सॉलिड का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड में मीन वॉल्यूम जो आपका आया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी आपकी आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या हो गया आपका, द्रव्यमान जो है यहाँ पे, और वॉल्यूम, ठीक है। तो आपकी डेंसिटी इस तरीके से आ जाएगी। स्प्रिंग बैलेंस के लीस्ट काउंट की बात करें तो 5 डिवीजन 25 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो एक डिवीजन 25/5 यानी 5 ग्राम के बराबर हो। रिजल्ट की बात करें, द डेंसिटी ऑफ द गिवन सॉलिड हैवियर देन वाटर इज डैश ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो डेंसिटी है सॉलिड की वो पानी से, ये पानी के साथ आप जो इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख। प्रिकॉशंस की बात करें, ठीक है, ऑलवेज यूज अ थ्रेड ऑफ लीस्ट वेट एंड वॉल्यूम टू टाई द सॉलिड ब्लॉक। हमेशा हल्के वेट की थ्रेड का यूज करें, ठीक है, और जो सॉलिड ब्लॉक है उसका वॉल्यूम भी आपका ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी जो भी आपकी ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ जो भी आप तार बांध रहे हैं उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ना केवल। The solid block should be dried before measuring
मास वॉल्यूम, यानी जो आपका सॉलिड ब्लॉक है उसे पहले सुखाना चाहिए, उसे मेजर उसका यूज करने से पहले। द इंडिकेटर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शुड बी एट 0 बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ द सॉलिड। हमेशा जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका इंडिकेटर 0 पे होना चाहिए, ठीक है, मास को मेजर करने से पहले। तो सॉलिड ब्लॉक शुड बी कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर बिफोर ऑब्जर्विंग इट्स वॉल्यूम। हमेशा जो सॉलिड ब्लॉक है उसे हमेशा जो है पानी में कम्प्लीटली इमर्स हो, ठीक है। जब आप वॉल्यूम को मेजर करें तो पूरा आपका जो सॉलिड है वो पूरा पानी में डूबा होना चाहिए। While immersing the solid block, the water of the measuring cylinder should not spill. जब आप पानी में ब्लॉक डाल रहे हो तो मेजरिंग सिलेंडर से पानी बाहर नहीं आना चाहिए। The solid block should not touch the brim and sides of the beaker. जो आपका सॉलिड ब्लॉक है उसे ना तो ब्रिम को टच करना चाहिए ना बीकर। Always note reading of lower meniscus of water level. हमेशा जो पानी का लेवल है उसका जो निचला वाला जो हिस्सा है उसी का आपको रीडिंग लेनी है। तो इस तरीके से जो है ये आपके जो है ये आपका प्रोसीजर है, इस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसको हमने आज डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने इसकी थ्योरी और प्रोसीजर को भी डिस्कस किया, और ऑब्जर्वेशन और जो आपके प्रिकॉशंस है वो भी हमने जाने। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देखेंगे, साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से इसे परफॉर्म। जितना आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।